हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ दैट इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। आज पहला टॉपिक है, फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे पीरियोडिक टेबल में ऐसा होता है ना कि 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स are those elements in which last electron enters into s orbital of s subshell of outermost shell। वो ठीक बात है कि एस सबसेल में बस एक ही ऑर्बिटल होता है। तो यहां पर क्या होता है, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगा वो NS1 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है? NS1। जैसे देखो, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स मतलब एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स जो हैं इनमें जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे लिथियम है, तो लिथियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 2s1, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है और n-1 इज इक्वल टू s2 है। बाकी जो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, इनमें जैसे लिथियम को छोड़ दो, अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में क्या है? लिथियम में 2s1 है और 1s2 है लिथियम के केस में। लेकिन अगर हम सोडियम ऑनवर्ड्स चलते हैं तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर NS1 है तो अंदर वाली सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-1 s2 n-2 p6 होता है। यानी कि इसके अंदर वाली सेल का मतलब लिथियम क्या होगा? लिथियम की जो इनर सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? हीलियम जैसा है, और इसमें बाकी सब में और इनर्ट गैसेस जैसा है। तो फर्स्ट ग्रुप मेटल्स एल्कली मेटल्स हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ग्रुप 2 यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और यहाँ पर ग्रुप 2 एल्कलाइन मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड फर्स्ट ग्रुप्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स, एंड सेकेंड ग्रुप में देखो ध्यान देना इधर, सेकेंड ग्रुप वाले हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम है। वैसे तो बेरिलियम भी है, लेकिन देखो बेरिलियम इज फर्स्ट मेंबर बट नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ पर कि जो बेरिलियम है, जैसे बेरिलियम, बोरान, जिंक, बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रॉन्शियम है, फिर बेरियम है, फिर रेडियम है, ठीक है, सेकेंड ग्रुप में। तो उन सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम को अगर हम छोड़ दें तो बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमंग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच वन इज नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट इज बेरिलियम।
अब अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज में पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, और जब हम इन्हें पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता रहता है। और एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में आगे चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो साइज छोटा होता जाता है। और पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो एल्कली मेटल्स, खास तौर से एल्कली मेटल्स के लिए ये हो गया कि अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज, लार्जेस्ट इन साइज एल्कली मेटल्स का होता है। अब जब साइज बड़ा है तो इससे और भी इफेक्ट पड़ता है, और नेचुरली सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है तो सेकेंड लार्जेस्ट इन द पीरियड कौन से होंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर मेन है डेंसिटी वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात डेंसिटी है। डेंसिटी में यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी देखना और यहाँ पर भी देखना कि लिथियम से ज़्यादा पोटेशियम की डेंसिटी है, फिर सोडियम की डेंसिटी है। मतलब कहने का है यहाँ पर देखो, वैसे तो देखने में ऐसा लगता है कि भाई ऐसा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ अगर इंक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते चले जा रहे हैं। तो जब लिथियम से हम सोडियम में आते हैं और सोडियम के बाद जब एकदम से पोटेशियम में आते हैं तो साइज़ एकदम से बड़ा हो जाता है, क्योंकि सोडियम में जो पोटेशियम में आउटर मोस्ट सेल है, ये वो कौन सी है? पोटेशियम में आउटर मोस्ट सेल 4th है, और सोडियम में आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? 3। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 3rd और 4th में जो वेरिएशन आता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऐसा लगता तो है, लेकिन यहाँ पर हमेशा ध्यान देना कि सोडियम की डेंसिटी जो होती है वो पोटेशियम की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। उसके बाद वैसे ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस आ रहा है, डेंसिटी के मामले में लिथियम से पोटेशियम की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम की डेंसिटी कम है, क्योंकि एकदम से वो रेशियो जो है, जो वॉल्यूम, जैसे मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम उस हिसाब से इंक्रीज हो गया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो इस वजह से उस रेशियो में मास इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसकी वजह से डेंसिटी पोटेशियम की थोड़ी कम रह गई, है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब साइज भी बढ़ रहा है। अच्छा, इसी तरह से वही चीज़ यहाँ पर भी आती है कि डेंसिटी के मामले में देखो, कैल्शियम से ज़्यादा सेम रीजन है कि कंपनसेट नहीं कर पा रहा। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बहुत छोटा है, जैसे लिथियम से बेरिलियम में गए तो और साइज छोटा हो गया, तो वॉल्यूम बहुत कम है तो उस वजह से डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर रेशियो देखिएगा ऐसा होगा, कैल्शियम की डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है ना। तो कैल्शियम की डेंसिटी सबसे कम है का मतलब क्या हो गया कि कैल्शियम का जो वॉल्यूम है, कैल्शियम का वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम में वॉल्यूम कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है और मास उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी कैल्शियम की कम रह गई है। फिर मैग्नीशियम है, फिर बेरिलियम है, उसके बाद सब ठीक है। वो लोअर जो सेल होती हैं उनमें ठीक हो जाता है। उनमें ठीक होने की वजह, डेंसिटी उसमें ठीक होने की वजह ये होती है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद जब तुम आगे चलोगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद पी हैं, फिर पी के बाद फिर डी भी है, फिर एफ भी है। तो जब लोअर साइड में जब डाउन द ग्रुप नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी होती है, तो यानी कि अंदर की सेल में, इसका मतलब ये होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर वाली सेल्स हैं, अंदर वाली सेल्स में डी में भी इलेक्ट्रॉन बहुत भरे हुए हैं और एफ में भी इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक हैं, और डी इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग जो होती है, डी इलेक्ट्रॉनों की जो शील्डिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, एफ वालों की और ख़राब होती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स और ये सब कुछ जो है ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, तो डेंसिटी उनकी तो खैर ज़्यादा हो रही है, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा हम फिर से रिकैप करते हैं कि एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, outer most orbit electronic configuration NS1 in case of alkali metals and in case of alkaline earth metal this is NS2। साइज के मामले में एल्कली मेटल्स का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज अपने पीरियड में उससे छोटा है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट है। डेंसिटी वाला यहाँ पर बहुत ही खास पॉइंट यहाँ पर बताया कि डेंसिटी के मामले में लिथियम से सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन रेंज जो है उसमें लिथियम के बाद पोटेशियम है, यानी कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है।
ऐसे ही यहाँ पर कैल्शियम की सबसे कम है डेंसिटी, फिर मैग्नीशियम है, फिर बेरिलियम आया। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम से बेरिलियम की डेंसिटी ज़्यादा है। उसके बाद स्ट्रोंशियम एंड बेरियम में ओके है, वही ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज हो रही विद सम वेरिएशन। अच्छा, अब दूसरी बात आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करो। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हमको जैसे पता है कि पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी जब पढ़ते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। और ये आयनाइजेशन एनर्जी नेचुरली जिसमें साइज बड़ा होगा, जिस एटम में का साइज बड़ा होगा, जिन एलिमेंट्स का साइज बड़ा होगा, उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। अब नेचुरल सी बात है कि एल्कली मेटल्स के केस में अगर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो लोएस्ट इन ईच पीरियड, लेकिन यहाँ पर उसके बाद जब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में जाएंगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो एल्कली मेटल से तो ज़्यादा होगी, लेकिन ठीक है ना, लेकिन वैसे एल्कली मेटल से बस ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी इसकी। अच्छा, दूसरी बात, अब जब हम सेकेंड वाली बात करेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे एल्कली मेटल से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब एल्कली मेटल की जनरल टेंडेंसी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। जब हम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो उसके बाद वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लेगा। उसके बाद तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, यानी कि एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि Na सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? हमेशा +1 होती है, या पोटेशियम की +1 होती है, यानी कि एल्कली मेटल्स की हमेशा +1 होती है, कभी +2 तो नहीं सुनी ना। तो +2 क्यों नहीं सुनी? कि भाई देखिए, लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s1, और लिथियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 1s2, ठीक है, या इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 2s0 करके भी लिख सकते हैं, जिससे ये क्लियर रहे कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। वैसे कई बार नहीं भी लिखते हैं, ठीक है ना, हमने केवल इसलिए लिख दिया कि तुम्हें क्लियर रहे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाला जा चुका है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब लिथियम आयन से कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन निकालो, तो अब लिथियम आयन से कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हो गया 1s2, जब है ना। तो थ्योरेटिकली बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है कि अब लिथियम Li+ जो है वैसे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें तो Li++ हो जाए। वो अलग बात है कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर बोर मॉडल वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम थ्योरेटिकली ये कंसेप्ट पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में Li++ एक तरह से हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। तो कैलकुलेशन वाइज ये निकाल सकते हैं हम कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्कली मेटल्स की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, पहली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। पहली आयनाइजेशन इस तरह से भी बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं कि 2-3 आयनाइजेशन एनर्जीज के डेटा दिए हुए हैं। पहले जैसे किसी कोई भी एलिमेंट है, सपोज उसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी हमने कह दी कि 50 है। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, नेचुरली सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है तो अब इलेक्ट्रॉन कम बचे हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन उतने के उतने ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया है। तो अब क्या होगा कि अब उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल ही चुके, लेकिन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो अब ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो नेचुरली अगर हम मान लो सपोज एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे पहली आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की मान लो 50 है, 50 जूल सपोज ऐसे कर दिया, ठीक है, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 80 है। तो इट्स ओके, यहाँ ठीक है, पहला निकाल लिया फिर दूसरा निकाल लिया। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 200 है, हाँ इट्स ओके। फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी हमने दे दिया 5000 है, पहली 50 है, दूसरी 80 है, तीसरी 200 है, एंड फोर्थ इज 5000। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट क्या होगा? चार आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, पहली 50, दूसरी 80, थर्ड वाली 200 एंड फिफ्थ वाली 5000। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन जब उसने निकाल लिए हैं ना, थ्योरेटिकली ये है, इसका सीधे सीधे प्रैक्टिकली ये मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद अब उस एलिमेंट ने मना कर दिया था कि अब हमसे इलेक्ट्रॉन मत निकालना। तो इसका मतलब है कि कहने को डेटा में तो 4 आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, लेकिन होगा वो एलिमेंट ट्राईवेलेंट।
ऐसे ही मान लो एल्कली मेटल है, तो एल्कली मेटल में कहा गया कि सोडियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी कितनी, 50 किलो जूल, ओके, और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, बोले 3000 किलो जूल। मतलब क्या हुआ कि पहली 50 किलो जूल है, दूसरी 3000 किलो जूल है। मतलब एक डेटा वाइज बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना, एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर बहुत दो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पहली वाली आयनाइजेशन एनर्जी से जो बाद वाली आयनाइजेशन एनर्जी है उसका डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड के बाद, जो उसके बाद वाली आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो गई है, प्रैक्टिकली बहुत इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। ऐसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल होता, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता, पहली आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होगी ही होगी, सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन अगर पहली आयनाइजेशन एनर्जी 50 है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी 100 है और तीसरी कितनी है 3000 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ओके, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी थोड़ी सी मेहनत करी, दूसरा भी निकल गया, लेकिन अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि वो एलिमेंट आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलक्टेंट हो गया कि अब हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे प्लीज। इसका मतलब ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसने इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लिया होगा। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू में इस तरीके से डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लोएस्ट इन ईच पीरियड है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो एल्कली मेटल्स से तो ज्यादा होगी, लेकिन एल्कलाइन वैसे कम होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट in their compound for alkali metals like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium। फ्रांसियम की बात करते नहीं है इसलिए क्योंकि फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +1 है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। फ्लेम कलरेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि सर ये बहुत ज़्यादा हमें याद करना है, लेकिन अगर इसके टच में रहोगे, जैसे एक बार हमने ठीक से पढ़ लिया फिर उसके बाद बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहे, तो उसमें जनरली होता क्या है कि एक बार हमने मान लो फ्लेम कलरेशन सोडियम के लिए पढ़ा कि फ्लेम कलरेशन जो है इसका येलो कलर देता है, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, फिर उसके बाद 6 महीने हो सकता हमने नहीं पढ़ा, लेकिन तब उसके बाद अगर किसी ने क्वेश्चन तुमसे पूछा कि फ्लेम कलरेशन के बारे में क्या ख्याल है सोडियम का, तो तुमको 99% एकदम से क्लिक कर जाएगा कि येलो पढ़ा था, बस हो गया आंसर सही। लेकिन 99% मैंने बोला, लेकिन अगर तुमने 3 बार पहले पढ़ रखा है, 3 बार तुमने पहले पढ़ रखा है, तो 6 महीने बाद अगर 4 ऑप्शन दिखे, 3 बार तुमने अगर ये पढ़ रखा है कि येलो था, येलो था, येलो था, येलो था, ठीक है, अब उसके बाद 6 महीने बाद तुमने कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहा है, बोले सोडियम के कलर फ्लेम कलरेशन कैसा है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, एकदम से क्लिक कर जाए, देखते ही ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के बारे में पढ़ा था ना कभी, और पढ़ा क्या था, 2-3 बार पढ़ा था, तो याद आ जाता है। तो हमेशा ये होता है कि लर्न करने का एक सिस्टमेटिक मेथड ये होता है, कीप इन टच विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक से दूर हो जाओ, ऐसा हर सब्जेक्ट में होता है। ऐसा ये नहीं है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होता है ऐसा सर और सब में नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लर्न बहुत करना पड़ता है और सब में नहीं लर्न करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने मैथ्स उठाई, तो मैथ्स में एक फार्मूला है, उस फार्मूले पर रिगरस प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चंस की। तो एक बात, आप क्वेश्चंस की रिगरस प्रैक्टिस करी तो फार्मूला क्या हो गया, अपने आप दिमाग में छप गया, वो फिर भूलता नहीं है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए है कि केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री के में पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, तो वो चीज़ दिमाग में बनी रहती है। तुम उसको ठीक से पढ़ते नहीं, तो प्लीज़ उसको टाइम दिया करो। तो ऐसे ही फ्लेम कलरेशन की बात है, तो यहाँ पर देख लो, लिथियम क्रिम्सन रेड है, सोडियम येलो है, पोटेशियम पेल वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू और ब्लू वायलेट। अब यहाँ पर देखो, अच्छा एक सबसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इट्स ओके फाइन ब्रिक रेड, ठीक है, स्ट्रॉन्सियम क्रिम्सन फाइन, बेरियम एप्पल ग्रीन।
ये वाली बात, अब जैसे हमने ये एस ब्लॉक एलिमेंट में बेरियम के लिए पढ़ा फ्लेम कलरेशन एप्पल ग्रीन, क्वालिटेटिव एनालिसिस में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं कि कंपाउंड ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, उसने ऐसे लिया, ये गैस निकली, वो गैस निकली, और एक कंपाउंड ऐसा था फ्लेम कलरेशन उसका एप्पल ग्रीन था, खट से दिमाग में आता बेरियम है। अब तो इसके अंदर अब बेरियम तो प्रेजेंट ही है ना, एप्पल ग्रीन। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि देयर वुड बी नो फ्लेम कलरेशन फॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम पे कोई कलर नहीं देते हैं। आइए अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या है, पहला पॉइंट है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अब कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, तो यानी कि मोबिलिटी की बात हो रही है। तो होता क्या है, लिथियम आयन से ज़्यादा कंडक्टिविटी एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन की होती है, फिर पोटेशियम आयन की होती है, फिर रुबिडियम आयन की, सीजियम आयन की। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखें अगर एक बात कि साइज एक्वस सॉल्यूशन में स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन हायर विल बी इट्स हाइड्रेशन। ठीक है, तो लिथियम आयन का साइज बहुत छोटा है, सोडियम आयन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, पोटेशियम का साइज और बड़ा हो गया, ठीक है, रुबिडियम का साइज और बड़ा हो गया, सीजियम का साइज और ज्यादा बड़ा हो गया। अब मतलब लिथियम का छोटा सा साइज है तो वाटर जो होता है वो ज्यादा घेर लेता है, सोडियम बड़ा है लेकिन वाटर कम घेर पा रहा है, पोटेशियम और बड़ा है तो वाटर और कम घेर पा रहा है, इस तरीके से। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रेशन उस आयन का कम होता जा रहा है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, क्या कि एक्वस सॉल्यूशन में किसका साइज सबसे बड़ा है, और लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन दिया है। क्वेश्चन ये है कि एक्वस सॉल्यूशन में साइज सबसे बड़ा किसका है, तो आंसर वुड बी लिथियम आयन। अब वहां पर बस ये बात जरूर देख लेना कि क्वेश्चन लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या मोल्टेन स्टेट में पूछा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन में पूछा गया है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में पूछा गया है तो साइज छोटा द आयन, जितना छोटा आयन का साइज होगा उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा। जब हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो साइज उसका इफेक्टिवली एक्वस सॉल्यूशन में बड़ा हो जाता है, और साइज बड़े होने से उसकी मोबिलिटी जो होती है, साइज बड़े होने से उसकी जो मोबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में जनरली क्या होता है कि जिस आयन का साइज वैसे नॉर्मली जिस आयन का साइज वैसे बड़ा है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है, पोटेशियम आयन का साइज, लिथियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन में। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन का साइज सबसे छोटा है और लिथियम आयन का साइज सबसे बड़ा है। तो लिथियम आयन की मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में कम होगी और पोटेशियम आयन की मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। और मोल्टेन स्टेट अगर है, मोल्टेन स्टेट है तो उल्टा, तो ठीक है, तो लिथियम आयन का मोल्टेन स्टेट में, केवल लिथियम आयन अगर है तो अमंग लिथियम आयन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन में लिथियम आयन का की मोबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन ये मोल्टेन स्टेट में, जब उसके साथ वाटर नहीं है, जब वहां पर हाइड्रेशन की गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि लिथियम आयन है छोटा सा साइज है तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। फॉर एग्जांपल कोई भी लिथियम का सॉल्ट होगा वो हाइड्रेटेड होगा। रिड्यूसिंग पावर की अगर हम बात करें तो वैसे एक मेथड होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें सबके E0 वैल्यूज दी होती हैं। जब E0 वैल्यूज दी होती हैं तो उससे अगर हम उनको लर्न करते रहते हैं, बीच बीच में देखते रहते हैं, तो रफ आइडिया एक ब्रेन में मैपिंग हो रखी होती है, तो उससे ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं और हमको रफ आइडिया होता है। बच्चे हमसे ये पूछते हैं, अरे सर इसको लर्न करने की क्या ज़रूरत है,
ये तो जब कोई न्यूमेरिकल आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या रिडॉक्स रिएक्शन में तो इसकी तो वैल्यू दी होगी, तो इसको याद करने की क्या ज़रूरत है। याद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, कुछ वेरिएशन के साथ, बस क्यों रफली तुमने उसको रिवाइज कर लिया। अब जैसे आज हम 4 वैल्यू तुमको याद कराएंगे और उसके बारे में तुमको बताएंगे कि देखो ऐसे, और फिर छोड़ देंगे उसको, 2 दिन 3 दिन देखना, तो दिमाग में एक रफ आइडिया सा बना रहेगा, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे तो यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर के लिए लिखा है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ये जो लोग हैं उनमें रिड्यूसिंग पावर जो है उसका देखो ट्रेंड ये है, लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फिर Na है। अब जैसे देखो E0 एक फॉर्मूला होता है डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFE0। ये थर्मोडायनेमिक्स में ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब ये डेल्टा G0 जो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, और जो E0 है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। N जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग, और F तो फैराडे है। तो बेटा यहां पर एक बात समझना कि अगर किसी भी हाफ सेल रिएक्शन का या हाफ रिडक्शन रिएक्शन का, जैसे ज्यादातर सबका रिडक्शन रिएक्शन की वैल्यू गिवन रहती है, E0 की रिडक्शन रिएक्शन की वैल्यू गिवन रहती है, तो ऐसे समझो किसी भी हाफ सेल का अगर E0 की वैल्यू निगेटिव में है ना, अगर E0 की वैल्यू निगेटिव में है, अगर ये वाली वैल्यू निगेटिव में है तो डेल्टा G0 किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा G0 अगर पॉजिटिव आ गया तो वो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। थर्मोडायनेमिकली ये पर्टिकुलर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, इसको कराने के लिए बहुत ऊपर से वर्क करना पड़ेगा, इतना फीजिबल नहीं है। तो अब जरा समझो यहां पर एग्जांपल से कि जैसे एक वैल्यू ये लिखिए Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, लिथियम आयन एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स लिथियम सॉलिड, और इसके E0 की वैल्यू बेटा, इसके E0 की वैल्यू देखो कितनी दी है, -3.04 वोल्ट। अरे माइनस 3.04 याद है, -3 याद है, कुछ भी याद है, 0.05 है, तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज ये दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये रिडक्शन है। अब E0 माइनस में है, अगर E0 माइनस में है तो अगर हम डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFE0 करेंगे तो अब अगर E0 माइनस में तो डेल्टा G0 तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस अगर आ गया तो वो क्या हो गया, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। इसका मतलब है ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में फीजिबल नहीं है, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में फीजिबल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि लिथियम आयन का रिडक्शन हो करके लिथियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लिथियम बनाए, ये फीजिबल नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका E0 माइनस में है। तो अब ये रिडक्शन, इसका रिडक्शन होना बड़ा मुश्किल है, तो इसका मतलब है ये लिथियम आयन यहां पर क्या है, पुअर बहुत ज्यादा पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी भी केमिकल स्पीसीज का जो कॉन्जुगेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला कंसेप्ट होता है ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, एसिड बेस जब हम पढ़ते हैं कि हर स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में चलता है कि हर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो कॉन्जुगेट है, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन ले करके या दे करके जो चीज़ बन रही है,
ठीक है ना। तो जैसे लिथियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के लिथियम बनाया है, तो लिथियम आयन पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम ये लिथियम सॉलिड, ये लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों होगा, जरा इस रिएक्शन को पलट के देखो। तो अगर इस रिएक्शन को हमने पलट करके देखा तो क्या हुआ, लिथियम सॉलिड से बन रहा है लिथियम आयन एक्वस। तो अब इसका ई नॉट जब हम रिवर्स कर देंगे रिएक्शन, मतलब अभी ये रिडक्शन थी, लिथियम आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लिथियम। अब हमने इसको कर दिया लिथियम सॉलिड गिव्स लिथियम आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो अब इसका ई नॉट क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब इसका ई नॉट प्लस में हो जाएगा तो इसी का डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा जी नॉट वुड बी वेरी मच निगेटिव, और डेल्टा जी नॉट वुड बी इफ वेरी मच निगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ ये वेरी मच स्पॉन्टेनियस। इसका ये मतलब हुआ कि लिथियम का एक्वस सॉल्यूशन में एज लिथियम आयन जाना ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लिथियम का लिथियम आयन में ऑक्सीडेशन बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, बहुत ही फिजिबल है। इसका ये मतलब हुआ कि लिथियम का लिथियम आयन में अगर ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे ही पोटेशियम अगर है तो यही पोटेशियम की वैल्यू K प्लस एक्वस प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स K सॉलिड। अब इसके ई नॉट की वैल्यू जो होती है -2.93 वोल्ट होती है, तो दूसरे नंबर पे पोटेशियम आता है। इसीलिए सोडियम तो बहुत बाद में आता है, सोडियम तो इवन कैल्शियम के भी बाद में आता है, जो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो कैल्शियम के ई नॉट की वैल्यू होती है -2.87 और सोडियम की होती है -2.71। तो ई नॉट वैल्यू के बेस पर है कि सोडियम जो है वो इवन कम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इवन कैल्शियम से भी। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ हैं लिथियम की से रिड्यूसिंग पावर लिथियम की सबसे अच्छी है एमंग एल्कली मेटल्स, फिर पोटेशियम की है, फिर रुबीडियम की है, फिर सीजियम की है और फिर Na की है। यानी कि पोटेशियम और रुबीडियम ज़्यादा अच्छे हैं। जबकि पीरियोडिक टेबल में अगर हम नीचे आ रहे हैं तो ऐसा देखने में तो ऐसा लगता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में ये ट्रेंड सही नहीं है, सही ट्रेंड ये है। बाकी यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना। और वो जो ईएमएफ वैल्यू होती है, वैसे भी तो जो किसी भी मेटल की ईएमएफ वैल्यू है वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे, आयनाइजेशन एनर्जीज पर और हाइड्रेशन एनर्जी पर, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का लो होना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने में कम एनर्जी खर्च हो रही है। और फिर उसके बाद आयन जो है वो वाटर में गया तो उसके बाद उसका हाइड्रेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज एनर्जी होती है। तो जितनी ज़्यादा रिलीज एनर्जी हो एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी आयन का, तो इसका ये मतलब होता है कि वो आयन एक्वस सॉल्यूशन में उतना ही स्टेबलाइज कर रहा है, उतना ही क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो वो इसलिए है, ठीक है ना। अब जैसे रिएक्शन विद एयर है, अब रिएक्शन विद एयर में जब हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो लिथियम ऐसा होता है कि जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो एयर में होता क्या है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो लिथियम का नाइट्राइड स्टेबल होता है, तो इसलिए जब लिथियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो लिथियम का ऑक्साइड बन जाता है Li2O। और लिथियम के साथ एक चीज़ और भी है कि लिथियम अपना केवल नॉर्मल ऑक्साइड ही बना सकता है, जबकि एल्कली मेटल्स में क्या होता है कि सोडियम अपन नॉर्मल ऑक्साइड भी बना लेगा, पर ऑक्साइड भी बना लेगा, और पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम नॉर्मल ऑक्साइड तो बना ही लेते हैं, पर ऑक्साइड भी बना लेते हैं और इवन सुपर ऑक्साइड भी बना लेते हैं, ठीक है। सुपर ऑक्साइड देखो ये लिखा है, सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड केवल 3 एलिमेंट बनाते हैं, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। इस पर भी रिलेटेड कई बार खूब क्वेश्चन आते हैं कि सुपर ऑक्साइड कौन बना सकता है,
और सुपर ऑक्साइड का जो सिंबल है जैसे KO2, RbO2 एंड CSO2, मतलब इसमें K की प्लस होगी, O2 पर 1 माइनस, O2 पर 1 माइनस, O2 पर 1 माइनस, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड -1/2 होती है। और ये सुपर ऑक्साइड बस 3 ही एलिमेंट बनाते हैं, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। परऑक्साइड में तो ये है कि एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी, एल्कली मेटल में देखो लिथियम केवल नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, लिथियम केवल नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड भी बना लेगा और नॉर्मल ऑक्साइड भी बना लेगा। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, चलो नॉर्मल ऑक्साइड की तो कोई बात नहीं, लिमिटेड है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन कम है तो नॉर्मल ऑक्साइड है ही, लेकिन साथ ही नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड भी और सुपर ऑक्साइड भी पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के बनते हैं। इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम छोड़ दो, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम के परऑक्साइड बन जाते हैं। अब परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है। ठीक है, तो आज हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।